नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट, मेहनत यदि आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। क्या लाइन है, मेहनत यदि आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सही बात है कि यदि मेहनत करते रहोगे तो सफलता का मिलना निश्चित है। सफलता 100% मिलेगी। और कहते नहीं है कि कुछ किए बिना जग में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपके सामने इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। 100% कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी का भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन बनना कंफर्म रहता है। इन घटनाओं से इतिहास की जो आधुनिक भारत की घटनाएं हैं, उनसे 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आना कंफर्म रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बंगाल विभाजन से। ठीक है, बंगाल विभाजन से बात करते हैं 1905। 1905 के समय सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के समय याद रखना दोस्तों, इसको भी छाप लेना कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कर्जन था। ठीक है, बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट 16 अक्टूबर 1905 रखी गई थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 रखी गई थी। बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट 16 अक्टूबर 1905 रखी गई थी। और 7 अगस्त इसी समय 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। याद रखना, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। यदि बात करें, आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि इस समय तो वो दक्षिण अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए। लेकिन बात ये कब की है? तो 7 अगस्त 1905 की बात है। तो 1905 में यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। कोलकाता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, बात करते हैं आगे चल के 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किस किसने करी? तो मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां। किसने मिलकर करी? याद रखना, और आगा खां ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी 1906 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? रास बिहारी बोस ने करी। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने करी। इसमें कांग्रेस का ब्रेकअप हो गया, मतलब कांग्रेस नरम दल और गरम दल, कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, एक तो नरम दल और एक तो गरम दल। बात करें कि गरम दल के नेता कौन थे, तो लाल और बाल और पाल, ऐसे याद रख लेना। लाल से तो हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया विपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? रास बिहारी बोस ने करी। कांग्रेस 2 भागों में बैठ गई, एक तो गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के नेता लाल बहादुर शास्त्री, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक थे। और नरम दल में कौन थे? महात्मा गांधी हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। ठीक है, तो नरम दल में ये लोग थे। ठीक है, याद रखना, 1907 सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने करी। आगे बात करते हैं 1909। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। याद रखना, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। ठीक है, इसी में ही मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। इंपोर्टेंट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई। याद रखना 1909 में ही मुस्लिमों से संबंधित सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली
पूछ लेगा आपसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किससे संबंधित थी, तो मुस्लिमों से संबंधित थी। याद रखना कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, उसी में ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। एक बार और देख लीजिए, 1905 बंगाल विभाजन, वायसराय कर्जन था। बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट 16 अक्टूबर 1905 रखी गई थी और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कौन से शोक दिवस के, इसको भी याद रखना, 1905 में शोक दिवस के रूप में और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। पूछ ले महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने करी। ठीक है। 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। कांग्रेस का 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। ठीक है। इसी में ही मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। आगे बात करते हैं 1911 की। ठीक है। 1911 में ठीक है, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा। कौन से नंबर का? 3rd दिल्ली दरबार लगा। ठीक है। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा और इसी समय बात करी गई कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। भारत की राजधानी क्या होगी? तो दिल्ली होगी। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, 3rd दिल्ली दरबार लगा, जिसमें बात करी गई भारत की राजधानी दिल्ली होगी। और देखो, कंफ्यूज नहीं होना, भारत की राजधानी 1912 में दिल्ली स्थानांतरित की गई। दिल्ली स्थानांतरित की गई। ठीक है। पहले कहां थी? तो कोलकाता थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1912 में। बात 1911 में करी गई थी और राजधानी 1912 में स्थानांतरित की गई। ठीक है। तीसरा दिल्ली दरबार लगा। और यहां पर जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी, जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी की स्वागत के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया। इंडिया गेट का निर्माण किया गया। ध्यान रखना इसको भी। जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया। और इंडिया गेट की डिजाइन किसने दी थी? तो लुटियस ने दी थी। एडमंड लुटियस ने दी थी। किसने दी थी? एडमंड लुटियस ने दी थी। ठीक है। याद रखना। 1911 में 3rd दिल्ली दरबार लगा। 1911 की दिल्ली दरबार में बात करी गई कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होगी, लेकिन स्थानांतरित कब की गई? तो 1912 में की गई। जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी के स्वागत में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। ठीक है। आगे याद रखना कि 1911 में ही पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। 1911 में ही पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। 1911 में ही पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। याद रखना इसको भी। आगे चलते हैं। आगे चल के बात करते हैं 1913 की। 1913 की बात करते हैं तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई। सैन फ्रांसिस्को कहां है? तो अमेरिका में है। बात करें गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? तो लाला हरदयाल ने करी। इसको भी याद रखना। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। चलिए आगे बात करते हैं 1914 की। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। बात करते हैं 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। और बात करते हैं 9 जनवरी 1915 की। इसको भी याद रख लीजिए, ये थोड़ा छूट रहा था। 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। याद रखना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। ठीक है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है।
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और बात करें कहां पर आए थे, तो महात्मा गांधी एस सुदीप जहाज से, कौन से, एस सुदीप जहाज से अपोलो बंदरगाह मुंबई पर आए थे। कहां पर, अपोलो बंदरगाह मुंबई पर आए। इसको भी याद रखना, यदि आपसे और डीपली पूछ ले तो एस सुदीप जहाज से अपोलो बंदरगाह मुंबई पर आए थे सबसे पहले। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। आगे बात करेंगे लखनऊ अधिवेशन की, ये थोड़ा छूट रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन, विस्तार से बात करते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। ठीक है, बात करें कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के गरम दल प्लस नरम दल और मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग मिल गए, तीनों एक हो गए। ठीक है, जो 1907 में इनका सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल का, वो मिल गए। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता करी, गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए। और ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। याद रखना है इसको कि ये नारा कब दिया था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये भी याद रखना। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने किसने दिया था ये नारा, तो बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, और यदि बात करें स्वराज की, स्वराज शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करें स्वराज की, तो स्वराज शब्द किसने दिया था, स्वराज शब्द तो दोस्तों विवेकानंद ने दिया था। पहली बार स्वराज की मांग किसने करी थी, पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी, देखो कंफ्यूज नहीं होना, पहली बार स्वराज शब्द किसने दिया था, तो स्वराज शब्द विवेकानंद ने दिया था। पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी, तो स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने करी थी। और पूर्ण स्वराज की बात करें तो वो आगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लीजिए कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो पेचम में बदल गया, मतलब मिक्स हो गई, मिल गई, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग भी मिल गई इसमें। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं 1917। ठीक है, बात करते हैं 1917 की। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, चंपारण कहां पर है, तो चंपारण बिहार में है। बात करें कि महात्मा गांधी का पहला भारतीय सत्याग्रह, महात्मा गांधी का पहला भारतीय सत्याग्रह था, पहला भारतीय सत्याग्रह। और बात करें महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो पहला सत्याग्रह, ठीक है, पहला सत्याग्रह कौन सा था, पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में था। ठीक है, कहां पर था, पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला भारतीय सत्याग्रह था और चंपारण कहां पर है, बिहार में है। यहां पर महात्मा गांधी किसके कहने पर गए थे, राजकुमार, एक बिहारी था राजकुमार, उसके कहने पर गए थे। यहाँ पर अंग्रेजों की पद्धति चलती थी 3/20, मतलब तिनकटिया पद्धति कहते हैं इसको, तिनकटिया पद्धति, जो नील की खेती से संबंधित है। किससे, नील की खेती से संबंधित है। देखो एक बात समझने लायक ये है कि जो 20 एकड़ या 20 हिस्सा जो जमीन थी, 20 एकड़ जमीन थी वहां पर बिहार में जो भी चलता हो, ठीक है,
अपने यहाँ पर तो एकड़ वगैरह चलती, तो जो 3 बटा मतलब 20 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती वो जमीन बंजर हो जाती। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 3 गठिया पद्धति को समाप्त किया था। 3 गठिया पद्धति को समाप्त किया था कहां पर? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। चंपारण कहां पर है? बिहार में है। राजकुमार के कहने पर गए थे। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं 1919 में इंपोर्टेंट है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। आगे चल के पहले इसको रख कर लेते हैं। 1919 बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। 1919 काफी बड़ा टॉपिक हो सकता है। ठीक है, देखो 1919 की बात करते हैं तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया। सबसे पहले तो इसको याद रखना कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसे महात्मा गांधी ने ना अपील, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून कहा। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। और इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहा जाता था। ठीक है, ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहा जाता था। इसमें शक के आधार पर, जिस पर तुम्हें शक हुआ उसको ही गिरफ्तार कर लो। ठीक है, रॉलेट एक्ट में शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसके आधार पर? शक के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता। तो मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद, ये नाम बड़ी इंपोर्टेंट है, मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इसको याद रखना। इन दोनों नाम को इंपोर्टेंट है, सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक को याद रखना। ठीक है, रॉलेट एक्ट में मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। और इन लोगों के मतलब विरोध करने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कि क्यों गिरफ्तार किया गया, तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है। कहां पर है? अमृतसर में। अमृतसर कहां पर है? तो अमृतसर पंजाब में है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी समय जनरल डायर, कौन? जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाने का आदेश दिया। ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस समय वायसराय किसने आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने आदेश दिया था। और जलियांवाला बाग में लोग किस लिए एकत्रित हुए थे? तो मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़वाने के लिए ही एकत्रित हुए थे। याद रखना। ठीक है, जनरल डायर ने, और यहाँ पर एक भारतीय ने साथ दिया था जनरल डायर का, उसका नाम था कि परमहंस। याद रखना इसको, परमहंस था, उसका नाम क्या था? परमहंस था। जनरल डायर ने का एक भारतीय ने साथ दिया था, उसका नाम था परमहंस। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो कहा? जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। जनरल डायर ने गोली चलवाने का आदेश दिया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं। आगे बात करते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। और 1922 में चोरा चोरी कांड, 1922 में चोरा चोरी घटना हो गई। ठीक है, 1922 में चोरा चोरी घटना हो गई। चोरा चोरी कहां पर है? तो गोरखपुर में है। कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है, 1922 में चोरा चोरी घटना हो गई। ध्यान रखना, 1922 में चोरा चोरी घटना हो गई और 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? महात्मा गांधी ने करी। जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी। और बेलगांव कहां पर है? तो बेलगांव कर्नाटक में है। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी।
आगे चल के ध्यान रखिएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने करी। किसने करी? जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने करी। ठीक है, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और बात करें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, 1925 में ही काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इसको भी याद रखना, 1925 में ही काकोरी ट्रेन डकैती हुई। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कर दिया गया वर्तमान में। इसको भी याद रखना, 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई। ठीक है, 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई। चल की बात करते हैं 1927 की। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन बना। इंपोर्टेंट है साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन बना और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन कब बना? तो 1927 में बना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। याद रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। बना कब था? 27 में। भारत कब आया? 28 में। ठीक है, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। क्या कहा गया? इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। और इसमें ही साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्या? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और यहां पर याद रखना कि इसी विरोध करते समय, किसकी? इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने एक नारा दिया था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूतों की कील साबित होगी। क्या नारा दिया था? किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। याद रखना, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने ही कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूतों की कील साबित होगी। याद रखना, 1927 में साइमन कमीशन बना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और बात करें कि 1928 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1928 के समय भारत का वायसराय था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। वरना आप साइमन कमीशन ही लगा दो। ध्यान रखना, साइमन कमीशन तो भारत आया था, लेकिन वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक था। चलो आगे चल के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चल के देखो, अगला क्वेश्चन है 1929। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने करी? जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी। जवाहरलाल नेहरू ने करी। इसको भी याद रखना, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और यहाँ पर ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। एक बार देखो, मैं फिर दोहरा देता हूं, फिर रिवीजन करा देता हूं कि स्वराज शब्द किसने दिया था? स्वराज शब्द विवेकानंद ने दिया था। स्वराज शब्द विवेकानंद ने दिया था। स्वराज की मांग किसने करी थी? पहली बार स्वराज की मांग किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। दादा भाई नौरोजी ने करी थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कंफ्यूज नहीं होना, 1929 के लाहौर अधिवेशन है। अगर कंफ्यूज होगा तो मतलब कि क्या हुआ? आपने टाइम भी दिया पढ़ाई को, आपने पढ़ा भी, और फिर भी आप सही नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए फिर से बता देता हूं कि स्वराज शब्द विवेकानंद ने दिया, स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने करी, और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, उन्होंने की पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के बात करते हैं 1930 में। ठीक है, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और 1931 में ही पहले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। किस किस के बीच? गांधी इरविन समझौता हुआ
5 मार्च 1931 के पहले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी। कितनी? 11 सूत्री मांगे रखी थी महात्मा गांधी ने, याद रखना, इरविन से। इरविन उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, उस समय भारत का वायसराय इरविन था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी, और बताया जाता है कि महात्मा गांधी और यहाँ पर ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हो गई। ठीक है, फांसी हो गई। तो कहते हैं यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी के जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, हर कोई अपने अपने विचार रखता है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी, और बताते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती थी कि मतलब 5 मार्च को इरविन समझौता हुआ, फिर भी 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हो गई, मतलब महात्मा गांधी बचा नहीं पाए उनको, समझ रहे। लेकिन ठीक है, महात्मा गांधी को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हो गई। ठीक है, और इसे 1931 को इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसको भी याद रखना, इरविन समझौता जो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 5 मार्च, डेट शायद याद रखना, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी हो गई। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं, ध्यान रखना। फिर इसके बाद 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। जब इरविन से समझौता हो गया तो 1931 के दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। पहली बार भाग लिया था महात्मा गांधी ने भाग लिया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। इसको भी याद रखना, पूछ लेगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन या गांधी इरविन समझौता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, याद रखना। आगे चल के बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे देखो, आगे 1932 के समय तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में जाने वाला भारतीय तो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखना, 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और ये भी याद रखना, किसी की उससे नहीं गए थे, खुद के पैसों से गए थे, खुद के पैसों से, किसी ना कांग्रेस की तरफ से गए थे ना किसी की। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1932। ठीक है, 1932 में ही क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ, मतलब पूना समझौता हुआ। किस किस के बीच में हुआ 1932 में? तो महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ पूना पैक्ट? महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के बीच में हुआ। याद नहीं आ रहा दोस्तों? ठीक है, आगे चल के बता देता हूं। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी, और इसके बाद ध्यान रखना 1931 में क्या हुआ था? 1931 में हुआ कराची अधिवेशन। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, इसको भी याद रखना। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी। जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। किसने की? जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। याद रखना कि 1931 के कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए, और महात्मा गांधी को 1931 के कराची अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए। इसीलिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक नारा दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, 1931 में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, जब महात्मा गांधी जी को 1931 के कराची अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए तो कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं 1932 की बात करते हैं। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, और किस किस के बीच हुआ? तो गांधी और अंबेडकर।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ठीक है, 1932 में पुनः पैक्ट हुआ। किस किस के बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ और दलित वर्गों से संबंधित था। इसको भी याद रखना, दलित वर्गों से संबंधित था। ठीक है, या आगे चल के बात करते हैं 1935 की बात करते हैं तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1965 में भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा म्यांमार, जो कि वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है, पहले इसका नाम बर्मा था। ठीक है, बर्मा या फिर म्यांमार, इसको भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, याद रखना। इसके बाद आगे चल के बात करते हैं 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की। लेकिन यहाँ पर पहली बार किसी अधिवेशन में वोटिंग हुई। यहाँ पर महात्मा गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारामैया को। किसको? पट्टाभी सीतारामैया को। और सुभाष चंद्र बोस खुद कह रहे थे कि मैं ही इसका अध्यक्ष बनूंगा। ठीक है, तो पहली बार वोटिंग हुई और वोटिंग में कौन? सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया हार गए। तो महात्मा गांधी ने इस हार को अपने जीवन की हार स्वीकार किया था कि ये मेरी हार है, पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है। ठीक है, तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने करी, याद रखना। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने लेकिन अध्यक्षता छोड़ दी। इसके बाद पद को छोड़ दिया, और पद को छोड़ने के बाद अगर पूछ ले कि किसने अध्यक्षता करी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर इसकी अध्यक्षता करी थी। किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखना। और 1939 में ही फिर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चलिए आगे चल के बात करते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। मतलब महात्मा गांधी ने कहा कि हम तो जीवन में अकेले लड़ते लड़ते मर ही जाएंगे, कोई भाग नहीं ले रहा है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि हर व्यक्ति भाग लेगा। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। इसमें पहले व्यक्ति भाग लेने वाले थे कौन? विनोबा भावे। पूछा जाता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। आगे चल के बात करते हैं 1942। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। और हाल ही में, ठीक है, ध्यान रखना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो। ठीक है, ध्यान रखना, कौन थे? लिन लिथगो। और अभी हाल ही में जो क्वेश्चन यूपी लेखपाल में पूछा गया, किसमें? यूपी लेखपाल में, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिन लिथगो थे। और महात्मा गांधी ने ही इस अधिवेशन में करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। पूछ लेगा आपसे कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में दिया था? तो याद रखना, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। उस समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे। ठीक है, लिन लिथगो थे। आगे चल के याद रखना 1946। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इसको याद रखना। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1947 में भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, याद रखना। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को
30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी किसने? नाथूराम गोडसे ने। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी किसने? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने, ध्यान रखना। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया। बात करें संविधान, ठीक है, भारत का संविधान बनके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। अब बताइए दोस्तों, क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।